अगर आज हम भारत शब्द बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक देश आता है, एक झंडा, एक पहचान, एक भावना। लेकिन सच ये है कि एक समय ऐसा था जब भारत सिर्फ एक भूगोल था, एक ऐसी जमीन जहां सैकड़ों राज्य रजवाड़े, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां और अलग अलग हित मौजूद थे। उस समय किसी एक व्यक्ति की पहचान भारतीय नहीं थी। वो बंगाल का था, वो मराठा था, वो पंजाबी था, वो मद्रासी था। और यही बिखराव, यही अलग अलग पहचानें आगे चलकर एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत बनने वाली थीं। 18वीं सदी का भारत बाहर से देखने पर ये एक समृद्ध और विविधता से भरा हुआ क्षेत्र था, लेकिन अंदर से ये कमजोर था, क्योंकि इसमें एकता नहीं थी। मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दौर में था, और जैसे जैसे उसका नियंत्रण कमजोर होता गया, वैसे वैसे अलग अलग क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। हर कोई अपने क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने में लगा था। लेकिन इस पूरी दौर में एक चीज छूट रही थी, एक साझा पहचान। इसी समय एक ऐसी ताकत भारत में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी जिसे शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई थी। उनका मकसद था मुनाफा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने ये समझ लिया कि इस बिखरे हुए भारत को नियंत्रित करना मुश्किल नहीं है। उनकी रणनीति बहुत साफ थी, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझने वाली है। उन्होंने भारत को नहीं बांटा, भारत पहले से ही बटा हुआ था। उन्होंने सिर्फ उस बिखराव का फायदा उठाया। 1757 बैटल ऑफ प्लासी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया। लेकिन ये जीत सिर्फ ताकत की वजह से नहीं आई थी, ये जीत आई थी विश्वासघात की वजह से। अपने ही लोगों ने अपने ही शासक का साथ छोड़ दिया। यही वो पल था जहां पहली बार ये सच्चाई सामने आई कि अगर हम एक नहीं हैं तो कोई भी हमें हरा सकता है। लेकिन उस समय यह एहसास बहुत गहरा नहीं था। लोग अभी भी अपने अपने क्षेत्र तक सीमित थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनी पकड़ बढ़ानी शुरू की। एक एक करके उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेना शुरू किया, कभी युद्ध से, कभी समझौते से और कभी चालाकी से। और यही वो समय था जब भारत के लोगों के सामने एक नया अनुभव आया, एक ऐसी सत्ता जो बाहरी थी, जो उनकी नहीं थी और जो उन्हें एक ही नज़र से देखती थी। पहले अगर कोई राजा दूसरे राज्य पर हमला करता था तो वो एक स्थानीय संघर्ष होता था, लेकिन अब जो हो रहा था वो अलग था। अंग्रेज किसी एक क्षेत्र के नहीं थे और उनके लिए पूरा भारत सिर्फ एक कॉलोनी था। यहीं से धीरे धीरे एक नई सोच जन्म लेने लगी। अब लोग ये महसूस करने लगे कि चाहे वो बंगाल के हों, पंजाब के हों या महाराष्ट्र के, अंग्रेजों के लिए वे सब एक जैसे हैं, वे सब भारतीय हैं। और यही वो बिंदु था जहां पहली बार हम और वे का फर्क साफ होने लगा। लेकिन ये एहसास अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे आया, छोटे छोटे अनुभवों के जरिए। जब किसानों से ज्यादा कर वसूला जाने लगा, जब व्यापारियों को मजबूर किया जाने लगा कि वे सिर्फ अंग्रेजों के साथ ही व्यापार करें, जब स्थानीय उद्योगों को खत्म किया जाने लगा, तब लोगों को यह समझ आने लगा कि यह सिर्फ शासन नहीं है, ये शोषण है। बंगाल का अकाल, जहां लाखों लोग भूख से मर गए, ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक ऐसा उदाहरण था जिसने ये दिखाया कि अंग्रेजों के लिए भारतीयों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। लेकिन फिर भी लोग पूरी तरह एक नहीं हो पाए थे। अभी भी डर था, अभी भी बिखराव था, और सबसे बड़ी बात, अभी भी वो चिंगारी पूरी तरह जल नहीं पाई थी। और फिर आया 1857, इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857। इसे कई नामों से जाना जाता है, विद्रोह, गदर या पहला स्वतंत्रता संग्राम। लेकिन इसका असली महत्व सिर्फ एक विद्रोह होने में नहीं है, इसका महत्व उस भावना में है जो इसके पीछे थी। ये पहली बार था जब अलग अलग क्षेत्रों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ खड़े हुए। सिपाही, किसान, राजा, आम लोग, सब ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई। ये विद्रोह पूरी तरह सफल नहीं हुआ, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, लेकिन इसने एक बहुत बड़ी चीज कर दी, इसने एकता की पहली चिंगारी जला दी। अब लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि अगर वे साथ आएं तो वे एक बहुत बड़ी ताकत बन सकते हैं। इस विद्रोह में कई नाम सामने आए, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे। लेकिन ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं थी, ये एक भावना की कहानी थी। एक ऐसी भावना जिसने पहली बार कहा, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। 1857 का विद्रोह खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी पूरे भारत में सुनाई दे रही थी। ये एक अजीब स्थिति थी। एक तरफ हार थी,
खामोशी थी, डर था और दूसरी तरफ एक नई सोच जन्म ले रही थी, क्योंकि कई बार हार जीत से ज्यादा सिखाती है। 1857 ने यह साफ कर दिया था कि बिना संगठन के, बिना योजना के और बिना एक मजबूत विचार के सिर्फ गुस्से के भरोसे अंग्रेजों को हराना संभव नहीं है। अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझ लिया कि भारत को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी नियंत्रित करना होगा, और यहीं से उनकी रणनीति और भी खतरनाक हो गई। उन्होंने सिर्फ शासन नहीं किया, उन्होंने समाज को समझा, उसे तोड़ा और फिर उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने सत्ता का पूरा ढांचा बदल दिया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन ने शासन संभाल लिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद कंपनी का राज खत्म हुआ, लेकिन असली नियंत्रण और मजबूत हो गया। अंग्रेज अब और ज्यादा संगठित थे और उनकी पकड़ और भी गहरी हो गई थी। लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ सेना और प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने दिमाग पर काम करना शुरू किया। उन्होंने शिक्षा का एक नया सिस्टम लागू किया, लॉर्ड मैकॉले की नीति के तहत। इसका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई नहीं था, इसका उद्देश्य था ऐसे भारतीय तैयार करना जो सोच में अंग्रेज बन जाएं, लेकिन खून से भारतीय रहें। एक ऐसा वर्ग तैयार किया गया जो अंग्रेजों के लिए काम करे, उनके विचारों को फैलाए और धीरे धीरे पूरे समाज को उसी दिशा में ले जाए। ये एक बहुत सटल कंट्रोल था, दिखता नहीं था लेकिन असर गहरा था। लेकिन इतिहास का एक नियम है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसी शिक्षा प्रणाली से एक नया वर्ग भी पैदा हुआ, एक ऐसा वर्ग जो पढ़ा लिखा था, जो सोच सकता था, जो सवाल पूछ सकता था। और यही वर्ग आगे चलकर भारतीय एकता की दूसरी चिंगारी बनने वाला था। अब भारत में एक नई तरह की जागरूकता आ रही थी। लोग अब सिर्फ अपने क्षेत्र तक सीमित नहीं थे, वे पूरे देश की स्थिति को समझने लगे थे। अखबारों का प्रसार हुआ, विचारों का आदान प्रदान बढ़ा और धीरे धीरे एक शेयर्ड कॉन्शियसनेस बनने लगी। इसी समय एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। शुरुआत में ये एक बहुत ही शांत और सीमित संगठन था। इसके सदस्य अंग्रेजों से सीधे टकराव में विश्वास नहीं रखते थे। वे संवाद, सुधार और धीरे धीरे बदलाव की बात करते थे। लेकिन इसका असली महत्व इससे कहीं ज्यादा था। ये पहली बार था जब भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग एक मंच पर आए। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, मद्रास, सब जगह के लोग एक साथ बैठकर पूरे देश के बारे में सोच रहे थे। ये सिर्फ एक राजनीतिक संगठन नहीं था, ये एक सोच का जन्म था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है, अब सवाल ये था कि भारत में क्या हो रहा है। और यही वो बदलाव था जिसने एकता को और मजबूत किया। लेकिन अंग्रेज ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि ये जागरूकता आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकती है, और इसलिए उन्होंने एक बार फिर वही रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्व और पश्चिम। कारण बताया गया प्रशासनिक सुविधा, लेकिन असली उद्देश्य था लोगों को धर्म और क्षेत्र के आधार पर बांटना। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लोगों ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। पूरे देश में विरोध शुरू हो गया। पहली बार एक क्षेत्र का मुद्दा पूरे देश का मुद्दा बन गया। लोगों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और एक नई ऊर्जा पूरे भारत में फैल गई। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये एक अवेकनिंग थी। अब लोग सिर्फ ये नहीं कह रहे थे कि अंग्रेज गलत हैं, अब वे ये कह रहे थे कि हम एक हैं और हमें कोई बांट नहीं सकता। इस समय कई नए नेता उभर कर सामने आए। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिन्होंने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने लोगों को सिर्फ अधिकारों के बारे में नहीं बताया, उनमें आत्मविश्वास जगाया। तिलक का एक वाक्य पूरे देश में गूंजने लगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक भावना थी जिसने लाखों लोगों को जोड़ दिया। अब एकता सिर्फ एक विचार नहीं रही, वो एक आंदोलन बन चुकी थी।